Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our session 3 on law of crimes. And I'm sure that all of you have enjoyed our, you can say, mock CLAT. हम थोड़ा उसके पीछे you can say busy हो गए थे, so we couldn't, you can say, work out this module little faster. But weekly now you'll be getting this, you can say, law related videos. Weekly one video will be available from our side. ठीक है, और मैथ्स का भी एक मॉड्यूल जो हमने बीच में थोड़ा सा रोक दिया था, now that will also continue, and इंग्लिश की vocab चलती रहेगी. Okay, so this is what we'll be doing. Okay, so let me start to talk about our session number 3. Yes, session number 3 is very crucial because this is just like our session number 2, and this session number 3 will also go in a conceptual mode. We are going to discuss in detail about everything which is needed to understand IPC, CrPC, difference between bailable versus non-bailable, cognizable versus non-cognizable, compounded versus non-compounded ऑफेंसेस. ठीक है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. वंस दिस इज डन, विल बी शिफ्टिंग टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट क्राइम्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू दैट, एंड देयर आर क्वेश्चन आंसर व्हिच विल बी वर्किंग ऑन इट. ओके, सो दिस इज व्हाट विल बी गोइंग विद द लॉ ऑफ क्राइम्स. सो मेरा मकसद है इन सब वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चन करने की बात है उसको मैं थोड़ा सा डिले कर रहा हूं विद एन एम कि एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, then it will be very easy for you to look at the question answer part. Okay, so keeping that in mind, okay, keeping that in mind, let me start to talk about IPC. Okay, so भैया ये ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो चल रहा है ये सेशन नंबर 3 है. प्रॉपर नोट निकाल के रखिए और साथ साथ में मेरे साथ ये नोट लिखते चलिए. ठीक है, हालांकि इसकी पूरी PDF आपको मिलने वाली है. ये protalentdigital.com के ऊपर आपको पूरी PDF मिलने वाली है. आप में से इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अच्छा मिलने वाली तो हम लिखे क्यों. भाई लिखना का मतलब है कि हम इसके साथ जो जो भी एडिशनल बातें करते हैं और वो आप अपने हाथों से एक बार लिख दे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है. फिर आपको कहीं और चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है. पढ़ाई के लिए सही तरीके का स्ट्रक्चर होना जरूरी है. सो प्लीज लेट अस स्टार्ट, एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू will be having note with you. So IPC was passed in 1860. 1860 में ये ब्रिटिशरों के जमाने में ये पास हुआ था, and it came into the force in 1862. 1860 में, ठीक है, वो implement हुआ, and later on it became the main criminal code in independent India. Independent India के अंदर भी ये एक main criminal code हो गया. इसके अलावा there are a lot of other laws are available. इसके अलावा कुछ और भी लॉज है जो अलग अलग तरीके के क्राइम्स को इम्पैक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डाउरी रिलेटेड क्राइम है तो उसका अलग से लॉ बना हुआ है. ठीक है, सिमिलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम है, साइबर लॉ रिलेटेड क्राइम है, तो वो अलग अलग है. ध्यान रहे, दिस आईपीसी वर ड्राफ्टेड कंसल्टिंग वेरियस एग्जिस्टिंग क्रिमिनल कोड्स. तो उस जमाने में जो भी क्रिमिनल कोड अवेलेबल थे, जैसे फ्रेंच पिनल कोड, ठीक है, कोड ऑफ लुजियाना इन यूएसए, ये सबकी स्टडी करके इसको बनाया गया था. ये पूरा का पूरा आईपीसी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इन जेएनके. ठीक है, बिकॉज जेएनके हैज अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. ठीक है, एंड देयरबाय दे हैव अ सेपरेट पिनल कोड व्हिच इज इन ऑपरेशन देयर. ओके, ठीक है, सो दैट इज दे हैव अ सेपरेट पिनल कोड. दिस आईपीसी इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ 500 सेक्शंस. याद रहे, हर एक जो पैराग्राफ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको आर्टिकल बोलते हैं और आईपीसी में इसको सेक्शन बोलते हैं. ठीक है, आपको पता होगा रिसेंटली सेक्शन 377 हैज बिकम डिक्रिमिनलाइज्ड इन अवर कंट्री, सो दैट इज रिटन इन आईपीसी. ठीक है, अब वो आईपीसी में जो भी क्राइम है इट हैज टू मैच विद द कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोला है उसके मुताबिक. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात है, फ्रीडम की बात है और कोई ऐसा क्राइम है जो आज के जमाने में उसको क्राइम नहीं गिना जाना चाहिए, तो समय समय के मुताबिक कोर्ट उसका अपना इंटरप्रिटेशन देती है और बाद में इट इज अप टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड वेदर इट इज राइट और नॉट. ओके, चलिए, ग्रेट. सो दैट्स अबाउट द आईपीसी. ओके, सो आईपीसी में अलग अलग तरीके के क्राइम है और उसको उन्होंने
ब्रॉडर कैटेगरी में डाला है। कैसे डाला है? क्राइम अगेंस्ट बॉडी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, क्राइम विच आर कॉल्ड इकोनॉमिक क्राइम्स। ठीक है, we know people like Vijay Mallya and you can say Lalit Modi and Nirav Modi. They have, you can say, committed this kind of crime. Crime against women, special crimes are mentioned. Crime against children, special crimes are mentioned. ठीक है, so भाई crime against body क्या होता है? Murder, culpable homicide, kidnapping, abduction, assault, wherever there are body is involved, human body is involved, and when properties are involved, they are called crime against properties. Dacoity, robbery, burglary, theft, and kind of thing. ठीक है, then we have crime against public order like rioting करना, arson, आगजनी करना. ठीक है, अभी जैसे गुजरात में एक भाई साहब है जो डिमांड करते हैं दैट इज हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पटेल कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दैट इज हार्दिक पटेल. ठीक है, हार्दिक पटेल के ऊपर आरोप था दैट ही हैज कमिटेड रायोट्स. ठीक है, और उनके ऊपर कुछ और आरोप भी थे विच इज, ठीक है, से क्राइम अगेंस्ट द कंट्री विच इज सेडिशन चार्जेस. ओके, उनके ऊपर सेडिशन का भी चार्ज लगा के रखा हुआ था. देन देयर आर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रेप, डाउरी डेथ, cruelty by husband and relative, molestation, sexual harassment, and all these are connected to crime against women. Crime against children, ठीक है, which is child rape, kidnapping, abduction of children, selling and buying of girls, prostitution, abatement to suicide, infanticide, feticide, ये सब अलग अलग तरीके के क्राइम है. ठीक है, अब आई एम श्योर इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा. ठीक है, and it is expected that being a you can say law you can say aspirant, you should know something more than just very obvious thing. ठीक है, तो आपको उसके जो इंटरप्रिटेशन है, जिस तरीके से प्रिंसिपल यूज होता है कि काउंटरफेट कब कहा जाएगा है ना, काउंटरफेट कब नहीं कहा जाएगा, वो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. तो वो आपसे एक्सपेक्टेड है. ठीक है, चलिए, ग्रेट. सो दिस इज अबाउट दी, you can say, broad classification of this crime. Now if we talk about IPC, तो IPC के अलावा कुछ और लॉ है which talks about that they are also criminal act like prevention of corruption act which tells कि corruption is also a crime. फिर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा कोई अगर क्राइम करता है तो किस तरीके से उसको क्लासिफाई करना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है. However, that this definition only tells about the offense. Remember that in IPC, whatever is mentioned is about the definition of offense, and number two, what amount of punishment to be provided. Only two things are mentioned in IPC. It does not tell us about what we should do if someone has stolen our property, or to whom should we complain, or what can the police do. Those kind of things are not mentioned. So IPC only talks about substantive criminal law. IPC deals only substantive. That means it gives definition, it gives punishment kitni milegi, but there is no mention about the procedure. So it is not a procedural criminal law. So procedural criminal law कहां पर आता है भैया? So it comes under CrPC. कहां पर आता है? CrPC, which is called Criminal Procedure Code 1973, which is called CrPC. वैसा ही एक और आता है that is called Civil Procedure Code. Okay, CPC बोलते हैं इसको. So we are talking about CrPC right now. ठीक है, the object of CrPC is to provide mechanism for the investigation and trial of offenders. तो जो भी लोग पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर एलिगेशन है, एलिगेशन होने के बाद मानो कन्विक्ट भी हो गए, तो एलिगेशन के दौरान उनकी प्रोसीजर कैसे होगी, कौन से यू कैन से प्रोसीजर पुलिस को फॉलो करनी पड़ेगी. ठीक है, पुलिस किसी को भी पकड़ के कहीं पे भी डाल दे, ये सब नहीं चलेगा. सो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्रोसीजर, और उसी तरीके से ये क्या बोलते हैं, फोर्स यूज किया जा सकता है. फोर्स कैन ओनली बी यूज्ड बाय द स्टेट. So state has a monopoly over force, but there has to be a procedure, and that procedure has to be established by law, and that is called CrPC. I hope you understand this. Okay, ठीक है, आप सबको ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी सरकार, ठीक है, अपने हाथ में जब पावर लेती है तो वो पावर
का एक कंट्रोल होता है, ठीक है, अपनी मन मर्जी से पावर नहीं ले सकते और इसकी वजह से ये इसका सीआरपीसी बनाना जरूरी है। उसके अलावा एक और होता है कॉल इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट को भाई कौन से एविडेंसेस गिने जाएंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज व्हाट क्लियरली मेंशन। सो दिस लेस डाउन द रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन into the offenses by police, ठीक है, as well as proceedings in the court against the person who has committed the offense under any criminal law, whether it is IPC or any other law. All such offenses are covered by CRPC, which are mentioned in IPC, and if they are not mentioned, they are also covered in it. Okay, ठीक है, CRPC provides manner and the place, ध्यान रखना, the manner and the place where the investigation, inquiry and trial of an offense shall take place. This is what CRPC. So there is a difference between IPC and CRPC. And then there is Indian Evidence Act. वो एक अलग एक्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि CRPC के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन देके रखी है। एक होता है बेलेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। फिर आता है कंपाउंडेड ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेड ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दिस इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी कि भैया ये होता क्या है, ठीक है। सो इन सर्टेन माइनर ऑफेंसेस द राइट ऑफ एक्यूज्ड इज वन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू गेट बेल, ठीक है। कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगा, ठीक है, और वो आरोप जो आरोपी है वो बोले कि भाई आई नीड अ बेल, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू स्टे इन अ जेल ड्यूरिंग माई ट्रायल, I will be staying at my own place, but as and when you call me, I will come to you, ठीक है। तो बेल है, भारत में ये बहुत मजेदार सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। बेल इज अ नॉर्म, जेल इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। सो बेलेबल ऑफेंस होते हैं वहां बेल तो मिली जाती है, ठीक है, बेल मिली जाती है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से केसेस में आपको बेल मिल सकती है ना। सो फॉर एग्जाम्पल वियरिंग अ सोल्जर्स गार्ब और सेलर और एयरमैन के कपड़े पहन के घूमना, punishment for unlawful assembly, threatening any person to give false evidences, ये सब bailable offenses है। Now which are the non-bailable offenses, ठीक है, they are more serious in nature, ठीक है, जहां पे the accused doesn't have a right to get the bail, ठीक है। Bail can be granted on the court's discretion, फिर भी ये प्रिंसिपल हमेशा लागू पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से केसेस में कौन कौन से अगेंस्ट ऑफेंसेस आर कॉल्ड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, काउंटरफेटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प, सेडिशन, वेजिंग वॉर, ठीक है, और अबेटिंग वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल दिस आर कॉल्ड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर आपने ये ऑफेंस किया तो आपको बेल मिलेगी नहीं नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, है ना। कोर्ट अगर देगी, कोर्ट अगर देना चाहे अपने बलबूते पे तो वो दे सकती है, अदरवाइज तो मिलेगा नहीं। So that's a difference between bailable offense and non-bailable offense. Similarly, we have a cognizable offense and non-cognizable offense. So certain offenses are so serious that any police officer can investigate and arrest an accused person without obtaining a warrant from the court. बगैर वारंट उस पर्सन के ऊपर जो भी इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है या अरेस्ट करना है, पुलिस कर सकती है। कौन कौन से क्राइम हो सकते हैं वो, मर्डर, रेप, डाउरी डेथ, किडनैपिंग, थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अननेचुरल ऑफेंसेस, दिस आर कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। व्हाट आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज which are not serious in nature. They are not very serious in nature. A police officer has no authority to arrest without any warrant. बगैर वारंट पकड़ ही नहीं सकते। The police officer cannot receive or record FIR, और FIR का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, FIR ले भी नहीं सकता unless it obtains prior permission from the magistrate. Assault, cheating, forgery, डिफेमेशन, ठीक है, ये सब के लिए एक प्रायर अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड अगेंस्ट ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, सो दिस इज कॉग्निजेबल, अदर इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दिस आर द काइंड ऑफ डिफरेंस अवेलेबल। एंड देन वी हैव अ कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड देन वी हैव अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। सो व्हाट आर द कंपाउंडेबल ऑफेंस? ठीक है, कंपाउंडेबल ऑफेंस
are those offenses where the complainant, that is the victim, मतलब जिसने केस फाइल किया है, जिसने क्लेम किया है कि ये सामने वाले भाई साहब ने मुझे नुकसान किया, वो विक्टिम enters into a compromise or he agrees to have charges dropped against the accused. वो बंदा खुद ही बोलता है कि I don't want to make any charges against this person. ठीक है, such compromise should be bona fide, it should be in good faith and not for any consideration to which the complainant is not entitled to. तो उसको कोई ऐसा कंसिडरेशन, कोई पैसों का मतलब लेन देन नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेबल ऑफेंस. मतलब अगर आपने क्राइम किया है, जिस बंदे को नुकसान पहुंचा, उस बंदे ने आपके पास से चार्ज हटा लिए इन अ गुड फेथ, सो दैट इज सफिशिएंट. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज when you get caught without a ticket on a bus or a train and you have to pay a fine. ठीक है, so that is called compoundable offense. So what are the non-compoundable offense? ठीक है, there are some offenses which cannot be compounded, they can only be quashed. उनको quash किया जा सकता है. To quash is to stop, to remove, उसको निकाला जा सकता है. The reason for this is that because the nature of offense is so grave and criminal that the accused cannot be allowed to go scot-free. In this type of cases, generally it is the state, that is the police, who has filed the case, and hence the question of complainant entering into compromise does not arise, and therefore it is only the police or the state can quash those charges. Okay, so उसको क्या बोलते हैं? Non-compoundable offenses. ठीक है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब है जिसने आपके ऊपर चार्ज लगाया, वो चार्ज बोनाफाइड इंटरेस्ट के मुताबिक आपसे वो वापस ले ले. सो दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेबल ऑफेंस. ठीक है, कुछ कुछ केसेस में पॉसिबल है, कुछ केसेस में पॉसिबल नहीं है, उसमें सिर्फ आपके ऊपर के चार्ज क्वाश हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. आई होप दैट इज वेरी क्लियर. ओके, चलिए, ग्रेट. सो दिस इज आवर सेशन नंबर 3 ऑन लॉज ऑफ क्राइम, wherein we discussed about IPC, we discussed about CrPC, then we discussed about bailable, non-bailable, we discussed about cognizable, non-cognizable, and we discussed about compoundable and non-compoundable offenses. Okay, make sure that you are again going through this entirely in a great detail so that you are aware that how things are shaped up. Okay, chaliye, great. So with this, I am closing this particular module. Do not forget to tell to a lot of your friends to join our channel. Okay, and make sure that you share this video, you like this video, and if you have any query, put that into a comment section. You get a PDF of this on our ProTalent digital.com. Okay, thank you very much and all the best.